नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन आईटी स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम फीटर थ्योरी का एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में फीटर के जो भी आपके प्रीवियस में जितनी भी परीक्षा हुई है 2025 तक, हम उन परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे और पूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। तो अगर आप फीटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे एएलपी की हो या आपकी रेलवे टेक्नीशियन की हो, बीटीएससी की हो, बिहार अनुदेशक की हो या हरियाणा की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जिसमें फीटर की थ्योरी आपकी आती है, तो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जुड़े रहिए गोल्डन आईटी स्किल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुरक्षा सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन है जो क्या है, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सुरक्षा अपनानी बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे ही हमें आँखों की सुरक्षा के लिए क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है आपका IOF फीटर 2015 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है गॉगल्स, दस्ताने, फेस शील्ड या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो फेस शील्ड है ये हमारी चेहरे की सुरक्षा करता है, ना कि आँखों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन बी जो हमारा है दस्ताने जो है वो हमारे हाथ की सुरक्षा करते हैं, ना कि आँखों की सुरक्षा करते हैं। अगर ऑप्शन बी और सी दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन डी तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बाकी बचा क्या, गॉगल्स। आँखों की सुरक्षा के लिए क्या होता है, गॉगल्स। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से न कर रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या होगा। दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक मरीज है, वो मुंह के द्वारा सही से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे, क्या हम तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए खोजेंगे। ऑप्शन बी है टूटी हुई हड्डियों को देखेंगे, या ऑप्शन सी है जो है शरीर को कंबल से गर्म रखेंगे, या फिर नाड़ी और नेत्र की जो पुतली है उनकी जांच करेंगे। ये आपका पूछा गया है भेल हैदराबाद फीटर का जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, नाड़ी और नेत्र, सांस लेने से नेत्र का कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। शरीर को कंबल से गर्म, सांस नहीं ले रहा है, उसे ठंड नहीं लग रही है, तो उसे क्या है, सांस नहीं आ रहा है, तो हम ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला है टूटी हुई हड्डियों को देखेंगे, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम हड्डियों की जांच नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सांप द्वारा काटे जाने पर प्रथम चिकित्सा क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस प्रश्न में ये पूछा गया है, और ये पूछा गया है इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 नवंबर 2016 को, उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए घाव पर पानी डालिए। क्या हमें घाव पर पानी डालना चाहिए। देखिए, कोई भी जख्म हो या घाव हो तो उस पर पानी तो वैसे भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, एंटीसेप्टिक भी हम नहीं लगाएंगे। घाव को रगड़ना,
देखिए घाव को अगर हम रगड़ेंगे, जैसे सांप ने जहाँ पे काटा है, अगर वहाँ हम घाव को रगड़ेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है वो और अधिक तीव्र हो जाएगा और जहर है हमारे शरीर में ज़्यादा फैलेगा। तो इसलिए हमें ये भी नहीं करना है। तो हमारा बाकी बचा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि घाव पर कपड़ा बांधना है और खून बाहर आने के लिए एक कट लगा देना है। दोस्तों अगर किसी को सांप काट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे सांप ने काटा है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें एक कपड़ा बांध देना है ताकि जहर है वो खून के साथ में और आगे शरीर में ना फैले। और जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्लेड के द्वारा कट लगा देंगे ताकि खून बाहर निकले और उसके साथ में जहर भी बाहर आ जाए। ठीक है, ये भी आपका इसरो के अंदर पूछा गया है। अगला है, सिर की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं। देखिए काम करते समय हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसमें यही पूछा गया है कि जो काम करते समय सिर की सुरक्षा के लिए हम क्या पहन सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। हार्ड हैट, ऑप्शन बी जो हमारा है हेलमेट, या ऑप्शन सी कैप, या फिर आपका उपरोक्त ए और बी। देखिए जो कैप होती है, कैप तो एक कपड़े की बनी हुई होती है, तो वो सिर की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। और हार्ड हैट जो होती है, हार्ड हैट होती है कठोर प्लास्टिक की बनी हुई होती है जो हमारी सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और हेलमेट भी हमारी सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी वो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। ये आपका पूछा गया है IOF फिटर 2016 के एग्जाम में। ठीक है, फायर ट्रायंगल में कितने तत्व होते हैं। देखिए दोस्तों फायर ट्रायंगल मतलब जो एक फायर की त्रिभुज होती है उसके अंदर कितने तत्व होते हैं, ये हमारी मान लीजिए फायर ट्रायंगल है। दोस्तों किसी भी आग को लगने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है हमारा फ्यूल, उसके बाद हमारा आता है हीट, और हमारा तीसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीजन यानी O2। आपका ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों के बगैर आग नहीं लग सकती है, ये आप ध्यान में रखना। अगर इन 3 तत्वों में से हम एक भी तत्व हमारे पास मौजूद नहीं है तो आग नहीं लग सकती है। तो ये तीनों तत्व हमारे आग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फायर ट्रायंगल, ये आपका फायर ट्रायंगल है। इसके अंदर सबसे पहला जो तत्व है वो फ्यूल है, ईंधन, उसके बाद हीट जो आपकी ऊष्मा, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों तत्व याद हो जाएंगे आपके। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग करने के बाद नोजल बहुत ठंडी हो जाती है, तो ये क्या दर्शाता है। यानी आप कहीं आग लगी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड का आप फायर एक्सटिंग्विशर का आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, और प्रयोग करते समय क्या होता है, जो उसका नोजल है वो बहुत अधिक ठंडा हो रहा है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये इसमें पूछा गया है। अंदर मौजूद सामग्री समाप्त हो रही है, क्या उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी गई है वो खत्म होने वाली है, जारी रखना सुरक्षित है, अग्निशामक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर अंदर मौजूद सामग्री समाप्त हो गई है। देखिए ऑप्शन जो डी है हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर हमारी अंदर भरी हुई सामग्री है वो खत्म हो जाएगी तो हमें यूज ही क्यों करना है, उसका प्रयोग आगे क्यों करना है। ऑप्शन ए आता है हमारा, जो अंदर भरी हुई जो सामग्री है वो समाप्त होने वाली है या खत्म हो रही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। खत्म हो रही है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं होती है। जारी रखना सुरक्षित है। अगर बहुत अधिक ठंडी हो रही है तो ये जारी रखना सुरक्षित भी नहीं होगा,
क्योंकि इससे हमारे हाथों की जो त्वचा है, चमड़ी है, उसको नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कोई भी गैस भरी जाती है या अग्निशामक भरा जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में, गैस जो भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है और हाई प्रेशर के साथ में भरी जाती है। जब वो रिलीज होती है तो उसको क्या होता है, उसका तापमान जो बाहरी वातावरण में आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा ज़्यादा हो जाता है और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिसपे वो जमनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो जम जाएगी तो हमारा नोजल खराब भी हो जाएगा और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये आपका पूछा गया है ALP CBT 2 23 जनवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उस एग्जाम में ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो अगला है हमारा, तेल से चिकने हुए फर्श की सफाई की जानी चाहिए। कि अगर वर्कशॉप में तेल गिर जाता है तो उसकी सफाई किस चीज़ से की जानी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, क्या हमें सूत से करनी चाहिए, क्या हमें जल से करनी चाहिए, बुरादे से करनी चाहिए या बालू छिड़क के करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जल से तो हम तेल की वैसे भी सफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो तेल है वो चिकना होता है और जल से नहीं होगा। ठीक है, साफ नहीं हो पाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये आपके मिलते जुलते से हैं, थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। इनमें से आप जो सही आंसर होगा वो आपका बुरादा होता है। सही जो तरीका होता है वो बुरादे के साथ में साफ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बुरादा नहीं भी है तो आप सूत से भी कर सकते हैं या फिर बालू से भी, बालू मिट्टी जो होती है उससे भी कर सकते हैं। तो ये आपका पूछा गया है इसरो के अंदर 2019 में। ठीक है, अगला देखिए, ISO यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसने का पूछा गया है ISO सुरक्षा कोड के अनुसार जहरीले खतरे के लिए अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला रंग। ये देखिए आप, जहरीला खतरा। सबसे पहले तो जो हमारे ISO ने जो सेफ्टी सिंबल है उनको निर्धारित किया है वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, जैसे आपके वार्निंग चिन्ह है या इंफॉर्मेटरी है या आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जहरीला किस में रखा गया है, तो चेतावनी वाले चिन्ह में रखा गया है। चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? चेतावनी चिन्ह की जो आपकी आकृति है वो एक त्रिभुज की होती है और अंदर जो होता है रंग जो होता है उसके बारे में इसका पूछा गया है। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका किस कलर का होता है? तो चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड जो होता है आपका पीले रंग का होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूछा गया है इसरो का, इसरो के एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए, ये आ गया आपका चेतावनी चिन्ह, ये इसमें दिया गया है ना त्रिभुज, और अंदर जो है ये है पीला रंग दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका चेतावनी चिन्ह, वार्निंग सिंबल है। ठीक है, चेतावनी चिन्ह को पहचाने। ये चेतावनी चिन्ह दिया गया है, ये त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर आपका ये ऐसा सिंबल दिया गया है। तो ये आपका कौन सा सिंबल है ये पूछा गया है इसमें। तो बिजली के झटके का खतरा है, आग का जोखिम है, आयनीकरण विकिरण का जोखिम है या फिर लेजर बीम का जोखिम है। तो ये आपका जो ऐसे होता है, ये होता है आपका बिजली के खतरे का। आग का होता है, इसके अंदर आग सी बनी हुई होती है, ऐसे आग की लपटें बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भरी होती है, यानी जो आपका अग्निशामक है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके अंदर क्या चीज़ भरी होती है? क्या वायु भरी होती है, हीलियम भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है या हाइड्रोजन भरी होती है? तो वायु तो हमें जो वातावरण में मिल जाती है तो सिलेंडर में भरने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो इसलिए उसके अंदर क्या भरी जाती है? अग्निशामक होती है, जो आग बुझाने के लिए जो काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है DMRC मेंटेनर के अंदर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है।
तो अगला प्रश्न आपका आता है, आग किसका संयोजन है। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, हमने उसमें डिस्क्राइब किया था, उसमें बताया था कि आग लगने के लिए कितने तत्व जरूरी होते हैं और कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। अभी पीछे थोड़े एक क्वेश्चन पहले बताया था, थोड़ी देर पहले ही, उसमें मैंने आपको बताया था कि आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है। ईंधन, उसके बाद हीट के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीजें इसमें पूछी गई है। देखिए आप कहाँ है, ईंधन हमारा, ठीक है, ईंधन चाहिए हमें। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन भी चाहिए लेकिन प्रकाश नहीं चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद ईंधन चाहिए हमें, उष्मा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तो हम आग बुझाते हैं, ना कि जलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईंधन, क्या हमें ईंधन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। प्रकाश की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अमोनिया की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या बचा हमारा? ऑप्शन बी। इसमें हमें ईंधन भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, ये आपका DMRC मेंटेनर में पूछा गया है। आगे देखिए, धातुओं के कारण लगने वाली आग को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए सबसे पहले तो हमारे जो ITI के अंदर है, आग को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है हम ये समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा जो ITI के अंदर है वो 4 प्रकार की आग मेनली आती है, काम में आती है। बाकी जो है वैसे होती 6 प्रकार की है, लेकिन ITI में 4 प्रकार की ही काम में आती है। कौन कौन सी होती है? जैसे क्लास A फायर, उसके बाद आती है हमारी क्लास B फायर, और उसके बाद आती है क्लास C फायर, और हमारी एक होती है क्लास D फायर। होती तो देखिए हमारी E और K भी है, क्लास E फायर भी होती है और क्लास K फायर भी होती है, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आती है, तो इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास A जो फायर होती है वो लगती है हमारी लकड़ी, कागज, कपड़ा और जो गत्ता, इन चीजों से जो लगी हुई आग होती है उसे हम क्लास A में काउंट करते हैं। उसके बाद क्लास B में जो होती है वो होती है तरल या द्रव से जो लगी हुई आग होती है उस आग को हम क्लास B में लेते हैं। जैसे तरल में आ गया आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि जो आ जाते हैं वो तरल में आ जाते हैं। उसके बाद क्लास C फायर के अंदर हम लेते हैं गैसीय आग को, जो गैस के द्वारा लगती है उसे हम क्लास C के अंदर लेते हैं। और क्लास D में हमारी आती है विद्युत की आग यानी विद्युतीय आग और धात्विक आग। धातु की जो आग होती है ये क्लास D में आती है। एक देखिए हम इसको आसान तरीके से याद कैसे करेंगे, ये एक सिंपल ट्रिक के द्वारा जानते हैं। क्लास A फायर है, क्लास A फायर आप याद कर लोगे, जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता, कपड़ा आदि से जो आग लगती है। उसके बाद हम आते हैं क्लास B को कैसे याद करोगे? B से क्या बनता है दोस्तों? B से क्या बनता है? बहता हुआ। तो बहता कौन है? कोई तरल चीज होगी वो ही बह सकती है, ठोस चीज तो बह नहीं सकती। तो B से क्या हो गया? बहता हुआ, तरल हो गया, और आग कौन सी होगी? B क्लास की। ठीक है, अब हम क्लास C पे आते हैं। क्लास C की जो आग हमारी होती है इसको हम कैसे याद करेंगे? एक चीज ध्यान में रखना थोड़ी सी,
देखिए घर में आपके सिलेंडर है, सिलेंडर से अगर गैस लीक हो रही है तो कैसी आवाज़ आती है? शी की आवाज़ आती है, कुछ शी की आवाज़ आती है ना। तो आप इसको कैसे याद करोगे? आपको गैस घर का सिलेंडर याद करना है, गैस लीक हो रही है तो वो क्या कर रही है? शी की आवाज़ हो रही है। तो शी से कैसी होती है? गैस की जो आग होती है वो सी के होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास डी याद करनी है। जो क्लास डी को कैसे याद करोगे? देखिए डी से क्या बनता है? धारा। और डी से क्या बनता है? धातु, ठीक है। तो डी से धारा बन गया और डी से ही धातु बन गया। तो धातु के द्वारा ये जो धारा है, ये धारा कौन सी होगी? विद्युत की धारा, ठीक है। विद्युत की धारा जो होती है और धातु से लगी हुई आग होती है वो क्लास डी के अंदर आती है, ठीक है। याद रह जाएगा। तो क्या पूछा गया हमारा? धातुओं के कारण लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा गया है या वर्गीकृत किया जाता है? तो धातु किससे? डी से। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, याद रह जाएगी ये टिक, ठीक है। ये एक यूपी के एक एग्जाम में पूछा गया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में PASS, तो PASS का अर्थ क्या है? ठीक है, जो ये PASS दिया गया है, ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक का प्रयोग करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें ये PASS का जो है अर्थ पता होना चाहिए। देखिए P से क्या बनता है? पुल। पुल मतलब खींचना, ठीक है। उसके बाद A आ गया हमारा। A से क्या बनता है? एम। एम का मतलब उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद आता है एस। एस से होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। और एक जो लास्ट वाला है इसका मतलब होता है स्वीप। स्वीप या स्वाइप। स्वाइप का मतलब होता है घुमाना। तो क्या करेंगे, जब भी कहीं आग लगती है और हमें फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो पिन लगी होती है नोजल के अंदर, जो पिन लगी होती है, सबसे पहले हम उसे खींचेंगे, ठीक है, पुल करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा एम यानी जो हमारा उद्देश्य यानी आग कहाँ लगी हुई है हम उसको निर्धारित करेंगे। उसके बाद स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब है नोजल को दबाना, ठीक है, नोजल को हम दबाएंगे। और उसके बाद है स्वीप। स्वीप को मतलब है घुमाना, ऐसे दाएं बाएं हम इसको घुमाएंगे ताकि आग को काबू किया जा सकते, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा, देखिए पुल लक्ष्य यानी उद्देश्य, एम, स्पीच और स्वाइप। जो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी कार्यशाला में उपयोग होने वाली अच्छी सुरक्षा नहीं है? यानी हमें क्या बताना है, इसमें से जो कौन सी सुरक्षा है वो सही नहीं है, ठीक है। कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा गार्ड पहने, क्या हमें ये गलत लग रही है? नहीं। तो गार्ड पहनना तो एक सुरक्षा की अच्छी दृष्टि से माना जाता है। उसके बाद फेफड़ों तक हानिकारक श्वास उपद्रव को रोकने के लिए उपयोग करना। देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, ये जो है इसका मतलब होता है आपका मास्क होता है, जो रेस्पिरेटरी का मतलब होता है मास्क, यानी फेफड़ों तक कोई जहरीला केमिकल का खतरा है तो वहाँ पर जो जहरीला जो हमारा है केमिकल है वो हमारे फेफड़ों तक, सांस के द्वारा फेफड़ों तक ना पहुँचे, उसके लिए हमें क्या होता है, मास्क लगाना होता है। तो क्या ये सही नहीं है? ये भी सही है। मशीन ऑपरेटर के आसपास
खतरनाक स्थानों का उपयोग करना, तो ये भी हमारा ठीक है। खुली आस्तीन वाली कमीज पहनना, देखिए काम करते समय हमें कभी भी खुली आस्तीन वाली कमीज नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? देखिए अगर हमारा कोई मूविंग पार्ट है, घूमने वाला कोई औजार है या पुर्जा है, अगर उसके अंदर हमारी कमीज की जो स्लीव है यानी बाजू है वो फंस जाती है तो हमें एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा अच्छी कौन सी नहीं है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है, यानी जो है पर्सनल सेफ्टी का जो उपकरण नहीं है। तो क्या फेस शील्ड नहीं है? देखिए फेस शील्ड जो होता है चेहरे की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है, तो फेस शील्ड तो हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा का हो गया, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ईयर प्लग क्या करते हैं, शोर से हमारे कानों को सुरक्षा करते हैं, तो ये भी हमारे कानों की सुरक्षा के लिए हो गया, तो ये भी आपका पर्सनल सेफ्टी में आ गया। और सेफ्टी शूज हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, तो इन तीनों में से तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी बचा हमारा जो है पान्ना जो है एक कॉमन हैंड टूल है, न कि एक सुरक्षा का उपकरण है सेफ्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से क्या एक दुर्घटना का कारण नहीं है? ठीक है, जोखिम के बारे में जानकारी न होना, जोखिम के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी और अगर आप वहाँ पे काम करोगे तो दुर्घटना हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपेक्षा करना, अगर हम कोई जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ कोई रूल बनाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो भी हमारा दुर्घटना होने का कारण बन सकता है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। उपकरणों का अनुचित प्रयोग करना, यानी हमारे कोई भी टूल है, उपकरण है, औजार हैं, उनका हम सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमारी दुर्घटना हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो नहीं पूछा गया है तो दस्तानों का उपयोग करना जो है इस आंसर का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो दस्तानों का प्रयोग करना तो सुरक्षा की दृष्टि से सही है, इसके द्वारा कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ये पूछा गया आपका MPITI के अंदर 2016 में। ठीक है, अगला है हमारा, यदि आप किसी व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखते हैं तो उसे आप किस प्रकार का प्राथमिक उपचार नहीं देंगे या नहीं दिया जाता है? यानी कोई व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और वो आपका बेहोश हो गया है, आप वहाँ पे हो, तो आप उसको कौन सी जो है सुरक्षा फर्स्ट एड नहीं देंगे, प्राथमिक उपचार नहीं देंगे, ये पूछा गया है। शांत रहने की कोशिश करेंगे, तो ये तो करना चाहिए भी, ताकि क्या पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आपातकालीन नंबरों पर कॉल करेंगे, तो ये भी हमें करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सिर के नीचे तकिया रखें, तो सिर के नीचे तकिया भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मरीज को है सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। खाने पीने के लिए मीठा देने से क्या होता है भाई, खाने पीने के लिए मीठा नहीं देना चाहिए, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। अगला हमारा आता है, बेहोश या घायल व्यक्ति का निरीक्षण करते समय चिन्ह, कौन सा चिन्ह संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कोई व्यक्ति है, घायल है और वो बेहोश हो चुका है, आपको कुछ बता नहीं सकता है, तो आप कैसे उसकी जांच करोगे कि ये संक्रमण जो है फैल चुका है या इन्फेक्टेड हो चुका है? मुंह के चारों ओर लार से आप पता लगा सकते हो कि इन्फेक्शन फैल चुका है या नहीं पता लगा सकते। खुराक के द्वारा भी हम पता नहीं लगा सकते, और शराब की गंध से भी हम पता नहीं लगा सकते। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी जो घाव है उसके आसपास चारों तरफ जो है
अगर लाल धारियां बनी हुई है तो वो व्यक्ति क्या है, इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। ठीक है, अगला हमारा आता है क्लास सी प्रकार की आग के लिए किस प्रकार का ईंधन संबंधित है। क्लास सी प्रकार, वर्ग सी, अभी एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको, क्लास सी याद है आपको। क्लास सी के अंदर कौन सी आती है, यानी सिलेंडर से जब गैस लीकेज करती है तो किस चीज़ की आवाज़ आती है, सी की आवाज़ आती है। तो आपकी यानी गैसीय जो आग है वो क्लास सी के अंदर आती है। हमारा अगला प्रश्न है टूल स्टोरेज के लिए कौन सा सही दिशा निर्देश नहीं है पूछा गया है। ये ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ही ध्यान से देखने होते हैं, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में नहीं है का है पढ़ लेते हैं और है का नहीं है पढ़ लेते हैं, तो हमारा एक नंबर गलत हो जाता है। एग्जाम से बाहर आने के बाद में ये चीज़ें हमें पता चलती है, हमें उत्तर आ रहा होता है लेकिन हम आते हुए प्रश्न को भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बिल्कुल। टूल स्टोरेज के लिए कौन सा सही दिशा निर्देश है वो नहीं है। एक साफ और संगठित जगह में उपकरण रखें, तो साफ और संगठित जगह में तो रखने चाहिए भाई। तत्वों से सुरक्षित उपकरण रखें, तत्व जो होते हैं उनसे सुरक्षित रखना है। तत्व का मतलब है जैसे हमारा ऐसा ना हो कि कटिंग टूल के साथ में हमने मार्किंग टूल जो है वो रख दिए, तो हमें क्या है अलग अलग रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये इस ऑप्शन में ये बताया गया है। उपकरण को अच्छी तरह से नमी वाले क्षेत्र में रखें। देखिए भाई ये हमें नहीं करना चाहिए। इस उत्तर का जो है ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी टूल को नमी वाले क्षेत्र में रखते हैं तो उस टूल की जो है एक्यूरेसी में कमी आएगी और जंग भी लग जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो सही वो जो सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैदल यात्री क्रॉसिंग साइन को किस श्रेणी में माना जाता है। सड़क पर आप चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि पैदल यात्रियों के लिए एक निशान बनाया जाता है। तो जैसे ये सड़क है, ये आपकी क्या है सड़क है, सड़क के ऊपर आपके कुछ निशान बनाए जाते हैं पैदल यात्रियों के लिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखा होगा आपने। तो इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, इसका निशान कैसा होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सड़क पर आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर ये है वहाँ पे कौन सा बोर्ड लगा होता है, किस प्रकार का साइन लगा होता है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपको एक त्रिभुज के आकार का साइन मिलेगा, जिसके अंदर ये ऐसे त्रिभुज मिलेगी और त्रिभुज के अंदर ऐसे ही ये स्टेप बने होंगे और यहाँ पर एक इंसान का चित्र बना दिया जाता है। तो ये त्रिभुज का जो होता है वो कौन सी में होता है, सावधानी वाले में, सावधानी में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राइंडिंग के समय का उपयोग करना चाहिए, यानी अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है। क्या हम डार्क शीट की जो स्क्रीन होती है उसका प्रयोग करेंगे, या सेफ्टी चश्मा का प्रयोग करेंगे, वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करेंगे, या धूप के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डार्क शेड की जो स्क्रीन होती है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, धूप के चश्मे का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग हम वेल्डिंग करते समय करते हैं। तो बाकी वजह क्या, आपका सेफ्टी जो चश्मा है, सेफ्टी गॉगल्स है, उसका प्रयोग आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है ग्राइंडिंग करते समय। अगला देखिए, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है, यानी बिजली के द्वारा जो आग लगी है उसको किस चीज़ से बुझाया जाता है। तो ये इसमें पूछा गया है पानी से। पानी से तो हम वैसे भी नहीं बुझा सकते बिजली को, क्योंकि अगर पानी से बुझाओगे तो आप खुद भी उसकी चपेट में आ सकते हो, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। ड्राई पाउडर से, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर से भी नहीं, और सोडा एसिड से भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन
डी जो है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये आपका पूछा है NTPC फीटर के एग्जाम में। ठीक है, अगला, वर्कशॉप में आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी वर्कशॉप में आग लग जाती है और वहाँ आप मौजूद हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चुपचाप देखें तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें। बाहर निकलना चाहिए, खुद को भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ और काम करना है। बिजली का मेन स्विच बंद करें या फिर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है, आप बिजली का जो मेन स्विच है वो बंद कर दे, ताकि क्या है, शॉर्ट सर्किट की वजह से और आग अधिक ना फैल सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाना है ताकि आप उसकी चपेट में ना आ सके। उसके बाद आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकते हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते समय क्या है, आग बुझाने के लिए कौन से आपका फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी आपका जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए काम आता है, और ये आपका पूछा गया है NTPC फीटर 2012 के एग्जाम में। ठीक है, तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो द्रव की जो आग होती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी जैसे द्रव की आग है, ये मान लीजिए आपका कोई द्रव है और यहाँ पे अगर आग लगी हुई है तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, इसके ऊपर अपनी एक लेयर बना देगा, परत बना लेगा, और इस परत का यानी आवरण होने के कारण जो है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो आग को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी, वो एक कट जाएगी और आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो हमें किस चीज़ का, कौन सी आग के लिए किया जाना चाहिए, द्रव की आग है तो द्रव से कैसे याद करोगे, बहता हुआ। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए गोल्डन ITI स्किल्स के साथ में और अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बनाइए। धन्यवाद।